तो टुडेज टॉपिक है ना, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, यानी कि प्रकृति के जो होते हैं मूलभूत बल। फोर्स देखो कई टाइप के होते हैं आपके, वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। लेकिन अगर मैं वैसे डिवाइड करूं इसे, मतलब कि अगर फोर्सेस को हम डिवाइड किया जाए तो 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं, या उन फोर्सेस के 4 जो टाइप्स होते हैं हमारे पास होते हैं। सबसे पहला फोर्स आता है आपका, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरे नंबर का फोर्स आता है आपका, पहले लिख लीजिए इसे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, हिंदी में आप चाहो तो अपने आप से उतार सकते हो बेटा। पहला वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरे नंबर का फोर्स आता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। और चौथे नंबर का फोर्स है वीक न्यूक्लियर। तो ये 4 टाइप के फोर्स जो होते हैं, इनमें किसी भी फोर्स को बांटा जाता है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। हिंदी में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को बोलते हैं बेटा प्रबल नाभिकीय बल, और जो लास्ट वाला है इसे बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, तो 4 टाइप के फोर्स हैं आपके। इनमें सबसे पहले 1 to 1 इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फोर्स जो आपके सिलेबस में है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसे हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब समझना 1 to 1, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, पृथ्वी जो है या अर्थ जो है, हर चीज़ को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। जैसा कि हम लोग हैं, अगर मैं यहाँ से जंप करना चाहूँगा तो क्या होगा, तुरंत वापस आ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अर्थ एक फोर्स हमें क्या कर रही है, पुल कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि अर्थ और मून के बीच लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी प्रकार से सन और अर्थ के बीच भी लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अगर 2 बहुत मासिव बॉडीज ली जाए, मासिव बॉडीज का मतलब बड़ी बॉडी, अर्थ का क्या है, बहुत ज़्यादा मास होता है, बहुत भारी होती है अर्थ, है कि नहीं। मून की मैंने बात की, चंद्रमा की बात की, बहुत भारी होता है आपका। इसी प्रकार से सन क्या है, सन है टू हैवी, बहुत ज़्यादा होता है, भारी होता है आपका। तो बहुत ज़्यादा भारी मासेस के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स बिटवीन द वेरी हैवी बॉडी, मैंने क्या बोला अभी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 वेरी मासिव बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत भारी पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण के बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगेगा, उसके लिए पहली चीज क्या चाहिए, मास। मास इज द की फैक्टर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। अगर 2 आपके ऑब्जेक्ट हैं, पहले का मास है कैपिटल M या M1 ले लो, दूसरे का मास है M2, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है लेट स्मॉल r, तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा F = ये होता है G M1 M2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला एक, यानी कि यह फोर्स प्रोपोर्शनल होता है मासेस के। मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। यानी जितनी भारी बॉडी होगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सीधे से समझ सकते हो इसमें। यानी कि दूरी बढ़ने के साथ इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि सन का मास अर्थ से ज़्यादा है, इसलिए सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मून का मास अर्थ से कम है, इस कारण से मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से क्या होता है, कम होता है। इसलिए तुम्हें देखो मून में क्या है, अगर हम मून में चले, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, अगर वहाँ जंप करेंगे तो क्या होता है, 6 गुना ज़्यादा जंप कर लेते हैं आपका। या आप जितनी जंप यहाँ पे करते हो उससे 6 गुना ज़्यादा जंप क्या कर सकते हो, आप मून पे कर सकते हो। क्लियर, ठीक। और समझो दूसरी चीज़ क्या आएगी इसमें,
यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल का मतलब इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। अर्थ में भी मिलेगा, अर्थ के ऊपर चले जाओ एस्ट्रोनॉट बन के तो वहाँ भी तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो पूरा यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं इसका जो एक की फैक्टर है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मिलता है, फाउंड किया जाता है। क्लियर? अब और समझो एक चीज़ और, अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, इसमें ये जी जो है यहाँ पे जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट, और इसका जो मान होता है पूछता है एक नंबर पे, ये होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। इसे भी लिखिए, वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका जो मान होता है वो होता है ये, यानी कि 6.67 10 की पावर -11। इतना लिखो पहले, फिर समझाऊंगा आगे। ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ समझो, ये मिटा दूं? अब समझना जरा। अगर मैं ये कहूं इस बॉडी का मास लेट 1 kg है, इस बॉडी का मास भी 1 kg है, और इनके बीच की दूरी जो है वो है लेट 1 मीटर। यदि मैंने दो मास लिए हैं 1 kg के और 1 मीटर की दूरी पर उनको क्या कर दिया, रख दिया, तो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F इस फॉर्मूले से जो आएगा दैट इज F इज इक्वल टू जी का मान यहाँ से रख लो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, तो जी है ही 1 इंटू 1 अपॉन 1, सारे 1 है, तो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल सही, समझ रहे हो? ये समझो यहाँ पे क्या -11, -11 का मतलब होता है, समझना जरा, थोड़ा समझा जाता हूँ इसे, ठीक समझा दूंगा। जैसे 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 2 0 है, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे हम लोग, या 0 0 0 0 0 इसे लिख सकते हैं 10 की पावर, देखो 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। ठीक है ना? ये 10 की पावर 5 इज इक्वल टू कितना है, ये इकाई जाए सैकड़ा हजार 1 लाख। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मैं ये लिखूं 1/100, इसको लिखा जाता है 10 की पावर -2। ये समझ नहीं आना चाहिए आप लोग को, अब सीखना है तुम्हें ये सब। अगर 1/1 में है, देखो अगर सीधा है तो 2 लगेगी, प्लस में आएगी पावर। अगर 1/1 में मैंने कर दिया तो 10 की पावर -2। 1/1 में अगर मैं 1 लाख लिख दूंगा 10 की पावर -5। समझ रहे हो? 10 की पावर -11 यानी कि 6.67 अपॉन 10 की पावर कितनी, 11। इसके नीचे 11 जीरो, बहुत बड़ा मान होता है 11 जीरो, है कि नहीं है? मेरे ख्याल से ट्रिलियन से भी ऊपर होगा ये, तो इसका मतलब ये बहुत छोटा मान है आपका। समझ में आ रहा है? अब समझो, क्योंकि -11 से हमको ये पता है कि लगने वाला फोर्स का मान बहुत कम है। ठीक है? इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मिनिमम एमंग ऑल फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है चारों के चारों फोर्सेस में, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब और समझो, मैंने 1 किलो की बॉडी ली है तब ये फोर्स आ रहा है, लेकिन अगर ये मास मेरा माना 1 लाख किलो होता, ये भी 1 लाख किलो होता, जैसे अर्थ का मास की मैं बात करूं तो अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा है आपका, है कि नहीं है? तो अगर मास ज़्यादा होगा तो ये फोर्स हमें क्या होगा, तब शो होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा, देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हम लोग के बीच भी लग रहा है आपस में, बिल्कुल लग रहा है, आपके मेरे बीच भी क्या है, फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका मान इतना कम है कि हमें वो पता ही नहीं चलता। अर्थ बहुत भारी है, सन बहुत भारी है, इसलिए हमें उसका पता चल जाता है। समझ में आ रहा है ना? सबसे वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन क्योंकि मासिव पिंड में क्या होता है, वो ये माइनस को क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है, तो दैट्स वाई ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे दिखाई देता है। क्लियर? एक चीज़ और, एक और छोटा शब्द समझो। एक शब्द सुना तुमने, ग्रेविटी।
हिंदी में कहते हैं गुरुत्व। ये तो तुम पढ़ रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटी। कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी? सोचो, क्या पढ़ा होगा वैसे आपने छोटी क्लास में। गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर बताइए। चलो बताए तो नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच लग जाएगा, जैसे कि सन और मून के बीच भी लगेगा, सन और मार्स के बीच भी लगेगा, है ना। लेकिन ग्रेविटी वह फोर्स है जिससे कि अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। समझ रहे हो? यानी कि मैं कह सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। बस जो पृथ्वी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जैसे हम पे लगा रही है जो, उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्व बोलते हैं या ग्रेविटी बोलते हैं। क्लियर? तो ग्रेविटी दैट फोर्स या दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विच बिलोंग्स टू अर्थ। तो ये सारा का सारा आपका पहले वाले फोर्स में था। इसमें कोई दिक्कत है आपको तो बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ, सेकंड फोर्स में चलें। चलो बेटा कांस्टेंट याद कर लेना, कभी कभी कांस्टेंट एक नंबर में पूछता है आपसे। अब अगला फोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है इन सारे फोर्सेज में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड फोर्स इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख लो एक लाइन में, चाहे उसे लिखो, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है, यानी कि फोर्स बिटवीन चार्जेस, आवेश, ठीक है बेटा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगा था? मासेस के बीच, मास यानी कि द्रव्यमान, है ना, वैसे इसमें क्या चार्ज के बीच लगेगा। क्लियर? अब समझो कि चार्ज आते कहाँ से। बेसिक देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि एवरीथिंग इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स। कोई भी चीज़ दुनिया की जो बनी है वो किससे मिलके बनी है? परमाणुओं से मिलके बनी है, एटम से मिलके बनी है। ये चौक के अपने एटम्स हैं, ये जो मेरे हाथ में डस्टर है इसके अपने एटम्स हैं, हम भी एटम से मिलके बने हैं। और जो भी पंखा दिखाई दे रहा है तुम्हें, ईंट दिखाई दे रही है, जो भी यहाँ पे है, अगर आप बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स। ये आप लोग को पता है। अब एटम में क्या होता है आपका समझना इस चीज़ को है, थोड़ा सा एक को बताऊँगा। एटम में हम लोग जानते हैं कि बीच में होता है न्यूक्लियस, नाभिक, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन रहते हैं। चारों ओर घूम रहे होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। ये हमको पता है इतना, ठीक है। यानी कि इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द एटम, तो एटम में क्या है? इन बिटवीन क्या है एटम? देयर इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स विच कंसिस्ट इन वेरी स्मॉल क्या है स्पेस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। क्लियर? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो अंदर भी कितने होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे। ये आपको पता है। इस कारण से एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है आपका। अब एक काम करो, एक बगल में एक और एटम ले आते हैं। एक एटम है, दूसरा एटम है कोई, इसमें भी 2 प्रोटॉन है और इसके चारों ओर घूम रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? एटम्स तो करोड़ों हैं, पता है हमें। अगर कुछ ऐसा हो कि यहाँ से एक एटम जंप करके यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चला गया है तो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये वाला बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये वाला बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? तो यानी एक लाइन में क्या बोलूँगा मैं इसे? चार्ज इज फॉर्म बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, किसी एटम से किसी दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र हो जाने पर आवेश बन जाता है। ठीक है, जहाँ से ट्रांसफ़र होगा वो पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर ट्रांसफ़र होगा वो नेगेटिव चार्ज। बस। तो
करोड़ों एटम है, मानो मैं चौक की बात करूं, हम सबको पता है इस चौक में करोड़ों एटम्स होंगे और करोड़ों में से कुछ एटम्स के भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो गए तो क्या बन जाएंगे वो? चार्ज। तो चार्ज इसलिए हर जगह लगभग मौजूद होते हैं, समझ रहे हो ना? तो बस ये ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, चार्ज बनने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये समझो, क्लियर? आगे बढ़ो। तो इन चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ो। अब समझो यहां से, चलो अब देखना, माना कि यहां पे कोई चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमने एक चीज़ और सीख ली, चार्ज क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स नेगेटिव चार्ज एंड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन भाग गया तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर आमने सामने रखेंगे तो इनके बीच लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक सिंपल सा नियम है प्रकृति का, अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। तो बस अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम होंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भी होंगे तो रिपेल करेंगे। सिंपल सा फंडा है। क्यों रिपेल करेंगे? देखिए, ये पॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। ये नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। इसको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ज़्यादा है इसके पास, इसके पास कम है, इसको चाहिए तो पास आ जाएंगे। इस पर देखो, इस पर भी इलेक्ट्रॉन कम है, इस पर भी कम है, तो दोनों भाग जाते हैं दूर दूर। अब मेरे पास भी पैसे नहीं है आपको देने के लिए और कोई मेरे से पैसे उधार मांग रहा है तो मैं क्या करूँगा? उससे कन्नी काट लूँगा, है कि नहीं है? जब मेरे पास ही देने को कुछ नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा? इसलिए क्या करते हैं? रिपेल। समझ रहे हो ना? एक सिंपल सा फंडा है इसका। आगे बढ़ो। अब दो चार्ज का सिंबल होता है बेटा क्यू, स्मॉल क्यू से दिखाते हैं ज़्यादातर। वैसे माना कि दो, एक चार्ज ये है, माना कि दूसरा चार्ज पॉजिटिव मान लेते हैं, ये रखा है। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज है लेट Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस है लेट स्मॉल फिर से R। तो ऐसे में इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या जिसे कूलाम फोर्स भी कहते हैं, सच पढ़ा होगा आपने, दिस ऑल्सो कॉल्ड कूलाम फोर्स। ये जो होता है दैट इज से इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं ना, दैट इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला जो लगभग ग्रेविटेशन की तरह ही है, वो फोर्स में लगभग ये फार्मूला था, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलाम फोर्स। क्लियर? प्रोपोर्शनल टू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इनके मैग्नीट्यूड के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्लियर? अब थोड़ा डिफरेंस देखो। पहली चीज़ ये क्या है? पहला मैं थोड़ा डिफरेंस ही बताते हुए चल रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था? मास। यहाँ पे क्या है? चार्जेस। वो सिर्फ अट्रैक्शन का था, ये अट्रैक्शन भी है और ये रिपल्सन भी है, बोथ। अब देखो मैग्नीट्यूड, जो कांस्टेंट है के, यहाँ पर के का मान, जिसका मान हमने ये भी पढ़ा है 1/4πε0 होता है, या 9 × 10⁹ ये है। बाकी यहाँ से करना है तो 2 मिनट में हो जाएगा। देखो इसका मान चाहिए ना, न्यूटन, ये इधर जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम होते हैं, यूनिट कूलाम का स्क्वायर। देखो दिस कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है? कूलाम कांस्टेंट कह सकते हैं इसे। लिखिए। अब यहाँ से समझना, ये कितना है? प्लस में 9 है। प्लस में 9 का मतलब बहुत बड़ी यूनिट है, 9 है ये प्लस में। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से जो मैंने पहले किया है, इसका मान भी 1 कूलाम कर दूँ, चार्ज Q2 भी 1 कूलाम कर दूँ, और बीच की दूरी कर दूँ 1 मीटर, तो ऐसे में इनके बीच में जो फोर्स रहेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहेगा दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा? K 1 × 1 × 1, तो F बराबर K, एंड दैट इज 9 × 10⁹ अगर मैं 1 कूलाम के 2 चार्ज को 1 मीटर दूरी से सेपरेट कर दूं तो ऐसे में जो फोर्स लगेगा इनके बीच में दैट इज 9 × 10⁹, जो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। समझ रहे हो ना? इस कारण से मैं ये कह सकता हूँ कि
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसका मान ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि दिखाई दे रहा है वो -11 था, ये प्लस में 9 है, तो कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान, है ना। तो बहुत ताकतवर फोर्स है ये आपका, और जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में बार बार देखते हैं और देखोगे भी आगे जब पढ़ाएंगे हम लोग। ये क्लियर, समझ में आया कहाँ से जनरेट होता है, कैसे आया। इसमें एक चीज़ और समझ लेना आप लोगों ने कई और, देखो मैंने 4 फोर्स बताया आपको, फंडामेंटल फोर्स में 4 फोर्स थे, ग्रेविटेशनल हो गया, दूसरा एटोमैग्नेटिक हो गया, आगे पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। लेकिन तुमने पढ़े होंगे पहला फोर्स पुश एंड पुल भी तो एक फोर्स है, धक्का लगा रहे हो एक फोर्स, फ्रिक्शन भी फोर्स है, घर्षण का बल पढ़ा होगा आपने, बायोवेंट फोर्स, पानी में कोई चीज़ डालो तो ऊपर की ओर फोर्स लगता है, ये भी पढ़ा है आप लोगों ने, विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी पढ़ा होगा, शान बल बोलते हैं, पानी को गोल गोल डंडे को घुमाओ तो घुमाना मुश्किल होता है। ये सारे फोर्सेस जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो जितने आपने फोर्स वैसे पढ़े हैं, अभी आप पढ़ेंगे आगे, दैट फोर्स आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो इसी के अंतर्गत आएंगे सारे के सारे। ठीक है बेटा, तो रेगुलर लाइफ में यूज होने वाले फोर्स सारे इसी में अध्ययन किए जाते हैं। ये क्लियर, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को 2 फोर्सेज में। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कर दो ऑफ।